हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पीकेएम स्पेशल क्लासेस। पीकेएम स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। यह बायोलॉजी का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में जो हमने 20 क्वेश्चन पढ़ा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, आज कोशिका चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नियर अबाउट 75 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स के साथ वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? रेस्पिरेशन करना होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेस्पिरेशन का मीन्स होता है श्वसन करना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? रेस्पिरेशन करना यानी श्वसन करना। पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी पदार्थ जो होते हैं, सभी खाद्य पदार्थ होते हैं, लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, इनका ऑक्सीकरण होता है। इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट पूछता है कि ब्रेन का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ब्रेन का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है तार केंद्रक किस में पाया जाता है? तो तार केंद्रक जो है प्राणी कोष में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तार केंद्रक यानी जिसको सेंट्रियोल कहा जाता है, यह कोशिका के विभाजन में यानी सेल डिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कोशिका के विभाजन में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? सेंट्रियोल निभाता है, यानी तार केंद्रक। तो तार केंद्रक किस में पाया जाता है? प्राणी कोष में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है राइबोसोम किसका केंद्र है? राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपली हम जानते हैं कि राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य होता है एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यानी राइबोसोम का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल ऑफ सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है, यानी जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल्जी काय उत्पन्न हुए हैं, यानी गाल्जी काय जो है कहाँ उत्पन्न हुए हैं? तो गाल्जी काय जो होते हैं अंतःद्रव्य जो है रेटिकुलस में उत्पन्न हुए हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतःद्रव्य रेटिकुलस को क्या कहते हैं? अंतःद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। यानी जो है गाल्जी काय कहाँ उत्पन्न होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि गाल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में किसका निर्माण होता है? तो गाल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, गाल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। और जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में पाया जाता है और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यानी कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है और जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला का प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, यानी जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ऑक्सीजन के लिए या भोजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला का प्रयोग करते हैं, इसलिए अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अपने साथ क्या ले जाते हैं? क्लोरेला। किसके लिए? ऑक्सीजन और भोजन के लिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पके हुए टमाटर का जो लाल रंग किसके कारण होता है? तो पके हुए टमाटर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है?
कैरोटिनाइड के कारण होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे जो पहला है पर्णहरित के कारण, तो पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। यानी जो पहला ऑप्शन है, जो पर्णहरित होता है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। और जो यहाँ पे हार्मोन है, तो हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने या शरीर में वृद्धि या विकास के लिए किसका अहम रोल होता है? हार्मोन्स का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है विटामिन के कारण, तो विटामिन यहाँ पे देख लेते हैं। विटामिन की सबसे पहले खोज किसने की थी? 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। विटामिन जो होता है किसी प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, यानी विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन इसे थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा जो होती है शरीर के लिए लाभदायक होती है, ठीक। तो यानी पके हुए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटिनाइड के कारण होता है, यानी लाइकोपीन के कारण। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे कोशिका में केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1831 ईस्वी में, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। और यहाँ पे जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन जो थे प्राकृतिक चयन सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सेलुलोज भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है? यानी किसके सेलों में जो है सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है? तो यहाँ किस में पाई जाती है? पौधों में। पौधों में सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है अतिवर्धन का क्या अर्थ है? अतिवर्धन का जो अर्थ होता है वह कोशिका में, यानी कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि होना, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होना, यही जो है अतिवर्धन कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैंसर का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? कैंसर का सबसे प्रमुख कारण जो होता है कि कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है। इसी के कारण जो है शरीर के किसी हिस्से में कैंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो सेल डिवीजन होता है यानी कोशिकाओं का विभाजन जो होता है, यानी कोशिकाओं की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है, इसीलिए कैंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है यह हैदराबाद में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से जो महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पूछता है कि जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नई दिल्ली का अगर पूछता तो क्या होता? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक और अनुसंधान है जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। और अगर लखनऊ का पूछता है, जैसे लखनऊ में दो चीज़ें स्थित जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला है राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, और दूसरा जो है CDRI यानी केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। यानी जो ये चारों चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको पेन डाउन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है, यानी सेल है। यानी जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? कोशिका है, यानी सेल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कई बार बनते हैं, यहीं से बार बार पूछा जाता है कि, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोशिका यानी सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कोशिकाओं का अध्ययन जो कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, यानी CYTOLOGY, साइटोलॉजी। यानी कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और उसके बाद बनता है क्वेश्चन कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति यानी जो धरती पर विद्यमान है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, ठीक है। और कोशिका का सिद्धांत है, कोशिका से और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है कि कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है
स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच एग कहा जाता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे को। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो कोशिका से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट्स एक साथ हमने बता दिया। ठीक है, तो इसको पेन डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यहाँ इमेज देख के आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज को लगा दिया है जो कि याद करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, यदि कोई इमेज हम देख लेते हैं तो माइंड में इजीली सेट हो जाता है। तो हमें पूरा आशा है कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके पहले हमने बता ही दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, कब किए थे? 1890 में किए थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले नामकरण किसने किया था? बेडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की जो थैली है किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको हमने कवर कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट है या जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो फैक्ट्स बनता है कि जीव द्रव्य में जीवन का आधार माना जाता है, यानी किस में जीवन का आधार माना जाता है? अगर पूछे कि जीवन का आधार किस में माना जाता है तो जीव द्रव्य में माना जाता है। ठीक है, और जीव द्रव्य का सबसे पहले नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फिगर से ही आपको गेस लगा लिए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपली हम देख लेते हैं जो मधुमक्खियों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एपीकल्चर कहलाता है। और जो बात आई यहाँ पे बेकिंग सोडे की, यानी खाने वाली सोडे की बात कर रहा है, तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? NaHCO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और इसी का जस्ट अपोजिट पूछता है कि धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धवन सोडे का रासायनिक नाम जो सोडियम कार्बोनेट है उसका केवल क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट है। उसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, यानी इसको कहते हैं धवन सोडा। ठीक है, और जो यहाँ पे सिरका दिया हुआ है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू के रस में क्या पाया जाता है? नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जीन, यानी इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फैक्ट्स बनता है उसको देख लेते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जोहानसन ने किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है,
और गुणसूत्र में पाए जाने जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी गुणसूत्रों में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एलिमेंट की गतिज ऊर्जा जो है किस में अधिकतम होती है। यानी एलिमेंट का मीन्स हो गया कणों में गतिज ऊर्जा जो है किस में अधिकतम होती है। तो कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम होती है प्लाज्मा में, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है प्लाज्मा में अधिकतम होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पादप कोशिका जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन जो होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इसीलिए होता है। ठीक है, तो और यहाँ से एक फैक्ट्स और बनता है, जो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, एक कवक की कोशिका भित्ति। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द जो है किसने दिया था। तो कोशिका शब्द जो है किसने दिया था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोशिका शब्द जो है किसने दिया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह आज की क्लास PDF का लिंक कोशिका के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करिएगा। तो वीडियो यदि हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।